चैनल पे। विश्व का भूगोल के अंतर्गत तीसरा भाग में हम लोग देखेंगे 101 से आगे के प्रश्नों को। तो 101वां प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब निर्भर करता है ऊंचाई पर, तापमान पर, पृथ्वी के घूर्णन पर या चंद्रमा की आकर्षण शक्ति पर। तो इसमें देखेंगे ऊंचाई, वायुमंडलीय दाब ऊंचाई क्या पर निर्भर करता है, तापमान पर भी निर्भर करता है वायुमंडलीय दाब, ताप और दाब का संबंध है। पृथ्वी के घूर्णन शक्ति पर भी निर्भर करता है, किंतु चंद्रमा की आकर्षण शक्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये ज्वार भाटा में प्रभाव डालता है। तो 1 और 2 और 3 तीनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल में? तो सबसे नीचे का जो क्षोभ मंडल है स्ट्रेटोस्फीयर, इसी में सर्वाधिक घनत्व होता है। ये सही है। दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत द्वारा परावर्तित होती हैं? तो चूंकि रेडियो तरंगे हैं तो ये आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत ओजोन गैस से समृद्ध है? इसे बताए गए प्रश्न है। समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है क्योंकि वहाँ ओजोन गैस समृद्ध मात्रा में होती है जो सूर्य द्वारा आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती हैं। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो आयन मंडल में संचार उपग्रह स्थित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें देखना गलत कौन सा है। जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्तित गैस है। निचले वायुमंडल की यानी क्षोभ मंडल में होते हैं। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। शीत कटिबंध उभय गोलार्धों में ध्रुवावृत एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है। सही है, ये भी सही है, पहला भी सही है। जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं। ये भी सही है, केवल आपका बी गलत है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, ऐसा नहीं है। अगला देखते हैं, प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता के परिणाम स्वरूप होता है। क्या होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है वायुमंडल में तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी तापमान में वृद्धि हो जाती है। भी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डोलड्रम में वर्षा संवहनी प्रकृति की है। सही है, ये तो शांत पेटी जिसको कहते हैं। संवहनी वर्षा अत्यंत स्थानिक है और न्यूनतम मेघाच्छन्नता से संबंधित। देखिए, स्थानिक नहीं है और न्यूनतम मेघाच्छन्न सर्वाधिक मेघाच्छन्नता, यानी बादल यहाँ सर्वाधिक बनते हैं और संवहनी वर्षा होती रहती है। तो ये दूसरा गलत है, एक सही है केवल। डोलड्रम क्या है? शांत पेटी को डोलड्रम कहा जाता है। भूमध्य रेखा के जो आसपास अल्प दाब का क्षेत्र है जहाँ बहुत कम हवाएं और तथा समुद्र है, उसी को डोलड्रम या शांत पेटी कहा जाता है। 110वां प्रश्न हम देखेंगे, वायुमंडल की किस परत को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है क्योंकि अधिकतम बादल ही बनते हैं, वर्षा ही होता है, संवहनीय वर्षा होती रहती है। संवहन मंडल भी इसे कहते हैं, क्षोभ मंडल को। वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक है? तो तूफानी मौसम का सूचक होता है ये, वायुमंडल में अचानक गिरना। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो ये अभी जैसे हमने बताया, भूमध्य रेखा के दोनों ओर शांत पेटी होती है। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश को शांत पेटी कहते हैं। यहाँ मिलान करना है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से। डोलड्रम यानी 5 अंश उत्तर से दक्षिण, जैसा कि अभी हमने बताया, तो ये चौथे से मिलेगा डोलड्रम शांत पेटी। अस्वच्छांश पढ़ाते समय बताया था मैंने, 30 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को अस्वच्छांश कहते हैं। प्राचीन काल में यहाँ जो है जलपोतों से वायुदाब अधिक होने के कारण भार को कम करने के लिए अश्वों को यानी घोड़ों को अपने समुद्र में फेंक देते थे, इसीलिए इसे अस्वच्छांश कहा जाता है। तो 4 और 3। तीसरा है आर्कटिक वृत्त और चौथा मकर रेखा। तो मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं और आर्कटिक वृत्त 6.66 अंश उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। तो आपका ये हो गया 4, 3 और 1, 2। 4, 3, 1, 2 यानी ए सही है। सूची 1 को 2 से मिलान करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कौन है और किस देश में बहती हैं। तो ये भी हमने पढ़ाया है आपको, ये सब पढ़ाई हुई क्वेश्चन है।
नार्वेस्टर पौने किन देशों में चलती हैं? तो न्यूजीलैंड में चलती है, इसे नार्वेस्टर कहा था। मिस्ट्रल आपका फ्रांस में मिस्ट्रल है। हरमट्टन घाना क्षेत्र में हरमट्टन, जिसे डॉक्टर हवा भी कहते हैं, हमने बताया था। लेविच स्पेन में लेविच, यानी 1 2 3 4 सही है। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को कहते हैं फान। पढ़ाया हुआ है। हिमपात का कारण इनमें से कौन सा है? तो हिमपात ये है जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के नीचे संघनन प्रक्रिया आरंभ हो जाती है तथा हिमकणों के रूप में वर्षण होने लगता है। ये सही है एकदम। जब वर्षा की बूंदें वायुमंडल से गुजरते हुए हिमकणों में बदल जाती है, नहीं, जब 0 डिग्री ताप के नीचे संघनन प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, तो जो ताप नीचे हो जाता है तो संघनन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और हिमकणों के रूप में वर्षा हो जाता है, उसे ही हिमपात कहते हैं। सही है। अगला है प्रश्न 114 के बाद 115, 16, 116, 117। हाँ, देखते हैं। पाला निर्माण की आवश्यक दशाएं हैं। पाला निर्माण की दशाएं क्या क्या होती हैं? तो यहाँ देखेंगे, स्वच्छ आकाश हो, सही बात है, स्वच्छ आकाश में पाला ज़्यादा पड़ता है। शांत या कम गतिशील पवन हो, कम गतिशील पवन होगा तभी पाला का निर्माण हो पाएगा। निम्न आपेक्षिक आर्द्रता हो, आपेक्षिक आर्द्रता निम्न हो। 0 डिग्री या उससे कम वायु तापमान है, 0 डिग्री से कम नहीं, ये नहीं होना चाहिए। निम्न अपेक्षित आर्द्रता 0 डिग्री या उससे कम वायु तापमान हो। हाँ, ये सही। निम्न अपेक्षित आर्द्रता अधिक होनी चाहिए, ये गलत है। और ये आपका सही है, 1 2 और 4 सही है, 1 2 4। एल नीनो के संदर्भ में असत्य कथन की चर्चा की। एल नीनो और इसको देखते हैं। यह प्रशांत महासागर में बहने वाली गर्म जलधारा है, सही है। गर्म जलधारा है नीनो, प्रशांत महासागर में बनती है। इसका नाम चाइल्ड क्राइस्ट भी है, चाइल्ड क्राइस्ट भी इसे कहा जाता है। भारतीय मानसून इससे प्रभावित होता है, बिल्कुल एल नीनो से प्रभावित होता है। ये पेरू के तट पर प्रभावित होती है, सही है, चारों सही, इसमें सभी सत्य है। अभिवहन से अभिप्राय क्या है? ऊष्मा का पवन के द्वारा क्षैतिज रूप से स्थानांतरण, पवन के द्वारा नहीं, ऊष्मा का पवन तथा समुद्री जलधाराओं के द्वारा, दोनों के द्वारा होता है। ऊष्मा का पवन से भी और समुद्री जलधाराओं के द्वारा भी क्षैतिज रूप से स्थानांतरण तो क्षैतिज होता है, लेकिन पवनों द्वारा भी और समुद्री जलधाराओं द्वारा भी होता है, लंबवत नहीं होता है। समुद्री जलधाराओं द्वारा केवल नहीं, इसमें पवन है, इसमें समुद्री जलधारा, तो दोनों के द्वारा होता है इसके, उसे ही कहते हैं अभिवहन। 120वां है, वायुमंडल के कुछ विशिष्ट भागों में ऊंचाई पर अत्यधिक तीव्र गति के साथ गतिशील पवन व्यवस्था कहलाती है, इसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। सभी प्रकार के मौसम संबंधी परिवर्तनों का सर्वाधिक संबंध किससे होता है? तो मौसम संबंधी जो परिवर्तन होता है अचानक वायुदाब में परिवर्तन के कारण ही मुख्य रूप से होता है। संबंध तो सबका होता है, ताप का भी संबंध होता है, आर्द्रता का भी संबंध होता है, लेकिन इनमें सर्वाधिक संबंध जो होता है वो वायुदाब परिवर्तन का होता है। सर्वाधिक की बात हो रही है यहाँ। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में नहीं था, क्या नहीं था? स्टैनले मिलर ने इसको दिखाया था। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड था, नाइट्रोजन था, अमोनिया का निर्माण हुआ था, लेकिन ऑक्सीजन नहीं था आरंभिक वातावरण में। चक्रवातों की उत्पत्ति सर्वाधिक संख्या में होती है, तो कहाँ पर चक्रवातों की सर्वाधिक उत्पत्ति होती है? तो चूँकि विषुवत रेखा पे कम नहीं होता है, उत्तरी अक्षांश भी कम होता है, सर्वाधिक संख्या में जो होती है वो 60 अंश दक्षिणी अक्षांश में होती है, क्योंकि यहाँ भूमि कम है दक्षिणी गोलार्ध में, इसीलिए चक्रवातों की उत्पत्ति सर्वाधिक यहीं पे होती है, 60 अंश उत्तरी अक्षांश में, दक्षिणी अक्षांश में। सी। 124वां प्रश्न देखते हैं। इस रेखा में प्रदर्शित एक चित्र बनाया गया है, जो इसमें देखते हैं क्या प्रदर्शित किया गया है। एक तरह की पवन का देख रहे हैं, पहाड़ी ढाल से उतरना, इधर से भी इधर से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, नीचे जैसे जैसे उतर रहा है उसका वैसे भी तापमान बढ़ रहा है। फिर एक स्थिति, फिर
कम तापमान हो जाता है, ऊपर तापमान कम नीचे का तापमान, इसे कहते हैं कैटाबैटिक पौने होती हैं। इस तरह की पौनों को हम कहते हैं कैटाबैटिक पौने। दो तब से पौनों का जो है देख रहे हैं गिरा हो रहा है, ऊपर टेम्परेचर कम है, बीच में ऊपर है और फिर नीचे तापमान कम है। तूफानी चालिसा के बारे में निम्नलिखित कथन विचार, ये भी मैंने बताया था, दक्षिणी अक्षांश में तूफानी चालिसा भी चलता है, गरजता 60 50 सब हमने बढ़ाया था, हमें वीडियो में देखिएगा, धाराओं में है। तो ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में निर्बाध बहती हैं, गलत है, उत्तरी में नहीं, केवल दक्षिणी गोलार्ध में बहती हैं। ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती हैं, ये भी सही है। ये इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, दक्षिण पूर्व की ओर, ठीक है, ये सही है। मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा और खराब मौसम इनके साथ असामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं, ये सही है। 2 3 4 सही है। 126वां प्रश्न हम देखते हैं यहाँ, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ध्रुवों की दिशा की तुलना में भूमध्य रेखा के साथ साथ क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक है। ध्रुवों की दिशा की तुलना में अगर देखा जाए, भूमध्य रेखा के साथ साथ क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक है, सही नहीं है इसमें से। ये तो सही है सबकी, पहला तो सही है भाई, भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक होती है जबकि ध्रुवों पर कम होती है। समताप मंडल मेघों तथा उनसे संबद्ध मौसम घटनाओं से मुक्त होता है। हाँ, समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं, मौसम संबंधी घटनाएं जो होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं, ये भी सही है। जेट वायुयान प्राय मध्य मंडल में उड़ते हैं। जेट वायुयान प्राय मध्य मंडल में नहीं, अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं, क्षोभ मंडल में ही होते हैं, ये गलत है। आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करता है जिसके फलस्वरूप हमारे लिए बेहतर संचार संभव होता है, ये भी सही है, केवल आपका सी गलत है इसमें। समताप मंडल में ओजोन का क्षरण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ओजोन का क्षरण जो इसमें से होता है, महत्वपूर्ण गैस है जो, वो है आपका क्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में ने देखा, सक्रिय क्लोरीन जो होता है वो ओजोन से क्रिया करता है, ओजोन क्षरण में सहायक है, CFC जिसको कहते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तटीय क्षेत्रों में थल समीर रात्रि में समुद्र की ओर बह जाती है, सही है, थल समीर रात्रि में समुद्र की ओर बह जाती है, ठीक है। हाँ, तटीय क्षेत्र में रात्रि के समय थल के ऊपर वायु की तुलना में समुद्र के ऊपर वायु अधिक गर्म होती है। हाँ, ये गर्म हवाएं उधर चली जाती हैं समुद्र की ओर, ठंडी हवाएं इधर आती हैं, तो इसमें आपका दोनों सही कथन। 129वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से देखना है हमको कि कौन सा सही है। वायुमंडल में वायु में अंतर्विष्ट जलवाष्प की आधी मात्रा 1000 मीटर की ऊंचाई के नीचे विद्यमान होती है। जलवाष्प की आधी मात्रा मीटर की ऊंचाई के नीचे, ये तो गलत है। वायुमंडल में वर्षणीय जल की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ती है, ये भी गलत है, घटती है उधर। वर्षा के बाद इंद्रधनुष के निर्माण का कार्य है, क्यों, इसका कार्य क्या है? ये प्रकाश का, यदि कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का एक उदाहरण होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं, जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन व प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण, तीनों चीजें होती हैं। निर्माण का कारण यह है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी होता है और विक्षेपण होता है, इसके कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। शीतोष्ण चक्रवातों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे व्यापारिक पौने के कटिबंध में उठते हैं, नहीं, व्यापारिक पौने के कटिबंध में नहीं उठते हैं। वे पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं व्यापारिक पौने, ये सही है। शीतोष्ण चक्रवात सही है, व्यापारिक पौने इधर चलती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है शीतोष्ण चक्रवात, तो दो सही है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई प्रचुरता निम्नलिखित में से किस एक के सिवाय अन्य सभी का कारण है? जो ग्रीन हाउस गैसें पर नहीं है, सभी कारण है, एक को छोड़कर इसमें।
सार्वभौम तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग, सही है ये। समताप मंडल में ओजोन परत का रिक्तीकरण, ये भी सही है। ग्रीन हाउस गैस बढ़ने, ऑक्सीजन और उर्वरण प्रभाव, ऑक्सीजन के उत्पन्न होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिसका कोई कारण नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का उर्वरण प्रभाव, ये सही है। एक सिवाय केवल ऑक्सीजन के उर्वरण को छोड़कर ये सभी प्रभावित करते हैं ग्रीन हाउस गैस को। कौन सा एक वर्तमान सार्वत्रिक तापन यानी यूनिवर्स तापन और जलवायु परिवर्तन का कारण नहीं है, यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है? कौन सा इसमें से? CFC उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड, वन नाशन, मीथेन उत्सर्जन। देखिए CFC ओजोन के उसका कारण है, क्षरण का कारण है, ना कि ग्लोबल वार्मिंग का। तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण कार्बन डाइऑक्साइड है, वन का नाश होना है और मीथेन उत्सर्जन है। ठीक है, तो ये नहीं है CFC उत्सर्जन। अगला हम देखेंगे ग्रीन हाउस गैस हैं और उनके प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं। जो ग्रीन हाउस गैसें हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, उनको हम देखते हैं। पहला है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्पन्न होता है इसमें से मीथेन मवेशियों के आंतरिक किण्वन से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो उत्पत्ति होती है ये जीवाश्म के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। अब मीथेन मवेशियों के भोजन पाचन के कारण होता है, जो चबाते रहते हैं, उससे होता है मीथेन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है AC वगैरह से निकलते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड अपशिष्ट जल में पारा यौगिक, इससे निकलते हैं। तो आपका हो जाएगा 2 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 नायलॉन उत्पादन, ये नायलॉन उत्पादन से होगा 2 1 5 4 2 1 5 4, यानी आपका हो जाएगा A। चक्रवातों की सर्वाधिक उत्पत्ति होती है। चक्रवात कहाँ पे जो अधिक उत्पन्न होते हैं? जैसे हमने बताया विषुवत रेखा पे नहीं होते हैं, उत्तरी अक्षांश में कम होते हैं, जबकि जितने ही दक्षिण में आप जाएंगे दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक उत्पत्ति होती है। तो इसमें 60 अंश दक्षिणी अक्षांश सर्वाधिक उपयुक्त है। तड़ित झंझा की उत्पत्ति किस प्रकार के मेघों से होती है? मेघ हमने पढ़ाया था, मैं बताया था कि कपासी वर्षा मेघ जो होते हैं उनसे तड़ित झंझा की उत्पत्ति होती है। संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाला मेघ कौन सा है? पचाव मेघ जो होते हैं वो शाम को सबसे ज़्यादा लाल दिखते हैं, पचाव मेघ। अगला देखते हैं 34वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों में असत्य कथन की पहचान करें। कौन सा कथन असत्य है ये देखना हमको यहाँ। विषुवत रेखा पर व्यापारिक पवनों का अभिसरण होता है, ये सही है। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन की दिशा उत्तरी पश्चिमी होती है, उत्तरी पश्चिमी नहीं होती है, ये दक्षिण पश्चिमी होती है, तो ये गलत हो गया। असत्य कथन हमको छाटना, 2 गलत हो गया। गरजने वाली चालीसा दक्षिण अक्षांश से कब थी? ये सही है। गोलोब पर पवन व्यवस्था पूर्णतः पृथ्वी की गति से संचालित है, ये भी गलत है। घूर्णन गति से संचालित है, तो 2 और 4 गलत है इसमें। 139 निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक वायुमंडलीय दाब को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा इसमें नहीं? देखिए पृथ्वी की घूर्णन तो प्रभावित करता ही है, तुंगता प्रभावित करता है, ताप भी प्रभावित करता है, वर्षण नहीं प्रभावित करता है मंडलीय ताप को। तो C आपका हो जाएगा, इसको उत्तर C। C। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से देखना कौन सही है। फन वात एक उच्च वेग वाली अति शीत तथा शुष्क पवन है। फान जो फन लिखा हुआ है इसमें फान है, या आल्पस पर्वत के पास हमने जो बताया था। फान ए वात यानी फान हवा एक उच्च वेग वाली अति शीत तथा शुष्क पवन है जो तापमान को हिमांक से नीचे ले जाती। ये शीत हवा नहीं है, ये शीत हवा नहीं है, उष्ण हवा है, तो गलत हो गया पहला। मिस्ट्रल एक तीव्र झोंकेदार शुष्क तथा गर्म पवन है जो पूर्व श्रेणी की प्रति पवन दिशा में बनती है। मिस्ट्रल ठंडी हवा है, ये भी गलत हो गया, तो इसमें 1 और 2 दोनों गलत है। 141वां देखते हैं। भूमध्य रेखा
की तुलना में ध्रुवों पर वायुमंडलीय दबाव अधिक होता है। तो गलत है। ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापमान प्रतिशत अधिक होता है। और इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं 141 धुंधला है। में से उपरोक्त कथनों में से कौन एक सही है? तो इसमें देखते हैं। तो इसमें ध्रुवों पर वायुमंडलीय दबाव अधिक होता है, ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा वार्षिक तापमान प्रतिशत अधिक होता है। तो 2 सही है, 1 गलत है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 142 में। थोड़ा क्लियर नहीं आया है, इसमें दिक्कत होगी थोड़ी। देखिए यहाँ स्थानीय सर्द पवनें हैं और किस देश में बहती हैं, कौन सी स्थानीय पवन, ये हमको देखना है यहाँ पे। देखते हैं स्थानीय सर्द पवन और किस देश में बहती हैं। तो इनको देखेंगे हम कि बुरान, बाइज, फ्राइजिम और पैम्पीरो किन देशों में बहने वाली सर्द हवाएं हैं। देश हैं अर्जेंटीना, फ्रांस, रूस और ब्राज़ील। तो बुरान पवन जो है आपका रूस में बहता है। बुरान रूस में बहने वाली हवा। बाइज फ्रांस में बहता है। फ्राइजिम आपका बहता है ब्राज़ील में। पैम्पीरो अर्जेंटीना में। पैम्पास से ही नाम रखा गया है पैम्पीरो। तो आपका हो जाएगा इसका 3, 2, 4 और 1 यानी 20 का आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन की पहचान करनी है। दोनों गोलार्धों में 30 अंश अक्षांश रेखा के पास वाष्पीकरण अधिक होता है। तो इस असत्य कथन ढूंढना हम, तो ये सही है। 30 अंश अक्षांश रेखा के आसपास यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास वाष्पीकरण अधिक होता है। दोनों गोलार्धों में 60 अंश अक्षांश रेखा के पास चक्रवातीय वातावरणीय वर्षण होता है। चक्रवातीय वाताग्री वर्षण होता है। ठीक है, ये भी सही है। चूँकि वहाँ गर्म और ठंडी हवाएं मिलती हैं, इसीलिए वहाँ वाताग्री वर्षण होता है, चक्रवाती। सही है। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में वर्षण की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है। ये वर्षण और वाष्पीकरण दोनों अधिक होता है। यहाँ गलत है। डोलडम क्षेत्र में समन्वय दृष्टि होती है, ये भी सही है। ये तो केवल आपका इसमें सी गलत है। अगला हम देखेंगे 144वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। यहाँ मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना करना है। यहाँ कुछ हवाएं हैं और उनके क्षेत्र दिए गए हैं। तो किन हवाओं का कौन सा क्षेत्र देखते हैं। मिस्ट्रल, बोरा, ट्रेमोंटाना और बरगस। तो मिस्ट्रल आपका बहता है। देखिए इसमें जो दी है सूची में, दक्षिण अफ्रीका में शीतकाल की गर्म हवा, ये तो आपका बरगस है। दक्षिण अफ्रीका में शीतकाल की जो गर्म हवा है वो है बरगस यानी आपका यह है 1। ठीक है। रोन यानी राइन घाटी फ्रांस में जाड़े में चलने वाली ठंडी हवा है। ये है आपकी मिस्ट्रल, ठंडी हवा जो राइन घाटी के आसपास चलती है, मिस्ट्रल कहते हैं फ्रांस में। बोरा ये आपकी शीतल हवा है जो आपका युगोस्लाविया की शीतल ठंडी हवा है। ये बोरा आपकी। बी का आपका 4 और जो बचा सी ट्रेमोंटान, इटली में चलने वाली शीतल हवा है ट्रेमोंटान। तो आपका 2, 4, 3, 1 इसका उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी पर पवन पेटियों के विस्थापन का कारण क्या है। जो पवन पेटियां हैं विस्थापित होती हैं, उनका कारण है आपका, कई कारणों से विस्थापित होती है। तो देखते हैं सूर्य का गोलार्ध परिवर्तन। हाँ ठीक है, ये है पवन पेटियां। पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव भी सही है। पृथ्वी की सूर्य सापेक्ष स्थिति, तीनों यानी सब सही है इसमें। निम्नलिखित में से किसका निर्माण आर्द्र वायु के तीव्र आरोहण के फलस्वरूप होता है। किसके आर्द्र वायु के तीव्र आरोहण के फलस्वरूप इसमें से किसका निर्माण होता है। तो देखिए पाला, कोहरा, ओला, हिम।
तो इससे जो ओले का निर्माण होता है आर्द्र वायु के तीव्र आरोहण के कारण होता है, ओले का निर्माण होता है, ओला पड़ने लगता है। अगला हम देखते हैं 147वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशांत महासागर की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं द्वारा बारंबार भूकंप झेलने के कारण को सबसे अच्छे तरीके से स्पष्ट करता है। तो देखिए प्रशांत महासागर की बात हो रही, पूर्वी और पश्चिम हवाओं द्वारा बारंबार भूकंप झेले। तो इन सीमांतों के किनारे गहरी महासागरीय खाइयां हैं। इस महासागर के सन्निकट महाद्वीपीय सीमांतों के साथ उच्च पर्वतीय फैलाव है। विशाल प्रशांत महासागर की धाराएं महाद्वीपीय सीमांतों से निरंतर टकराती रहती हैं। सबसे अच्छा तरीका इसमें ये सीमांत प्लेट सीमांतों के संपाती होते हैं। तो इसमें सबसे जो अच्छा है वो है महाद्वीपीय सीमांतों के साथ उच्च पर्वतीय फैलाव है। इसके कारण है ऐसा। इस महासागर में प्रशांत महासागर सन्निकट महाद्वीपीय सीमांतों के साथ उच्च पर्वतीय फैलाव, जैसे आपका एंडीज पर्वत है, राकी पर्वत है, देख रहे हैं इधर, तो महाद्वीपीय सीमांतों के साथ उच्च पर्वतीय फैलाव है। अगला, जीवमंडल में आने वाली सौर ऊर्जा की कितनी प्रतिशतता प्रकाश संश्लेषण में वस्तुतः प्रयोग में आती है, यानी कितना % सौर ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में यूज हो जाता है। तो 1% से भी कम यूज होता है। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे बादल हैं जो घने घूसर अथवा काले रंग के होते हैं, बड़ी कम ऊंचाई पर होते हैं तथा वास्तव में वर्षा करते हैं। इसको हमने बताया था, वर्षा स्तरी जो मेघ होते हैं ये आपके सर्वाधिक वर्षा करते हैं, बहुत नीचे होते हैं, ज़्यादा वर्षा करते हैं। ओस के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सी दशाएं अनुकूल हैं? तो ओस के निर्माण के लिए आपका साफ खुला आकाश होना ही चाहिए, आपका तेज हवा नहीं होना चाहिए, एक चीज़ है तेज हवा नहीं, उच्च आर्द्रता होनी चाहिए, ठंडी रात होना चाहिए, खुला आकाश होना चाहिए, 1, 3, 4 होना चाहिए स्थिति। बस आज इतना ही मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।